नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना संकट के बीच इस बार का योग दिवस पहले जैसा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े संकट के बीच नया रास्ता बनाना, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। रुकने थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसलिए इस बार का योग दिवस भी उतने ही उत्साह से मनना चाहिए, उतनी ही ऊर्जा से मनना चाहिए। हाँ, आप जरूरी दिशा निर्देश का पालन करते हुए योग दिवस मनाएं। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, ये बहुत जानबूझकर के विषय तय किया गया है। घर पर योग, परिवार के साथ मिलकर के योग। आज की परिस्थिति में आपको निरोग रहना बहुत आवश्यक है और उसमें योग प्राणायाम जरूर मदद करेगा। अपनी इम्यूनिटी के लिए योग करिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए योग करिए, अपने आत्मविश्वास के लिए योग करिए, अपने आत्मबल के लिए योग करिए, अपना उत्साह बढ़ाने के लिए योग करिए और अपने मन की शांति के लिए भी योग करिए। साथियों, बीते 5 वर्षों में पूरा विश्व योग से जुड़ा है। योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित करना है। हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रहे। हम सभी ये जानते हैं कि अभी तक दुनिया में कहीं पर भी कोविड-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकी है। इसलिए इस समय स्ट्रांग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। मैंने हाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है। कई लोग 21 जून को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे, इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच ये बहुत सकारात्मक संकेत है। मुश्किलों में मुस्कुराना, संकट के समय में संयम, ये भी तो हम योग से ही सीखते हैं। आप योग करें, खूब योग करें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहे। एक बार फिर आपको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा हर प्रयास आपकी सेहत को चुस्त दुरुस्त करना है और इसी कड़ी में आज हम एक खास तरह की जानकारी लेकर आए हैं, खास लोगों के साथ और खास ढंग से। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ योगा की, योग के बारे में, जिसके लिए आज पूरी दुनिया जो सीखने के लिए तत्पर है। हमारे भारत के प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने जो संदेश हमें दिया उसे हमने अब बहुत अच्छी तरह से पहचाना है। खासकर अब जो कोरोना काल है, जो कोविड-19 से हम सभी त्रस्त हैं, तब योग की शरण में हम जा रहे हैं। न केवल हम जा रहे हैं, पूरा विश्व जा रहा है और इसीलिए विश्व योगा दिवस के समय में योग को पूरी तरह से जानने और समझने की आवश्यकता है। जो साथी, जो दर्शक, जो भाई बहन योग से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी प्रेरित करके, उनका भी अभिप्रेरण करके हम उन्हें योग से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम न केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को रोग मुक्त करना चाहते हैं। यही प्रयास है हमारा और इसके लिए आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे सम्मानीय साथी हैं, तो उनका स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में खास करके मौजूद हैं डॉक्टर विवेक भारती। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और दर्शकों को आज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी हैं, बतानी हैं कि योग के बारे में क्या है। तो सबसे पहले बेसिक योग के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि हाँ, योग करने से फ़ायदा होता है, ये होता है, वो होता है, पर आज जब आप हमारे साथ हैं, हम आपसे जानने चाहेंगे कि आखिर योग क्या है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है। जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि योग का अर्थ है जोड़ना। युज, वो संस्कृत शब्द से निकला है, जिसे हम गणित में भी इस्तेमाल करते हैं। जी, वैसे आज के आधुनिक परिवेश में जो परिभाषा सबसे उपयुक्त मुझे लगती है वो है योग मन को शांत करने की सुंदर सी एक कला है। बहुत सुंदर। क्योंकि आज के इस भौतिकवाद युग में मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान है और उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है और इसलिए वहाँ पर योग जो है विधा आती है आगे, जो हमें ये सिखाती है कि हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात। आपने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है सन 2015 में इसकी शुरुआत हुई और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि योग रूपी इस विद्या को जन जन तक पहुंचाना, लोगों के द्वारा एक्सेप्टेंस बढ़ाना। और जब इंटरनेशनल योगा डे की घोषणा हुई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो पूरे विश्व में लगभग 7 खरब की पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 1 अरब लोगों ने योग दिवस पर योग किया। मतलब ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आप बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। तो इसलिए उस परिवेश में अब जन जन तक लोग पहुंचे, योग हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए। बच्चे जैसे जीवन में स्कूल अटेंड करते हैं, वैसे योग रूपी शिक्षा को भी उनके जीवन में अपनाया जाए, अनिवार्य किया जाए। यही उस योग दिवस का मुख्य उद्देश्य था। जी बिल्कुल। तो योग की शुरुआत कोई कैसे करे, बेसिक जो होना चाहिए कि आप योग के लिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी पद्धति है, बहुत लंबी है और प्रशिक्षण से आप और लगातार सीखते चले जाते हैं, पर समय की कमी आज लोगों को है और दूसरा शरीर उस लायक है कि नहीं, आखिरी चरण तक जाने के योग्य है कि नहीं। तो शुरुआती दौर में जो लोग योग सीखना चाहते हैं, इसे अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन देंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता वो है। तो मैं पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा ताकि उस बातों को समझने से हमारे लिए आसान हो जाएगा कि क्यों हमें योग को अपनाना है। जी बिल्कुल। तो योग के अनुसार से हमारा जो शरीर है वो 5 कोशों से बना हुआ है, जिसमें पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा कोश है प्राणमय कोश, तीसरा कोश है मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। और इन 5 कोशों के नीचे में होती है हमारी आत्मा। तो सोचिए, कहते हैं ना, वो 5 परतों के नीचे में हमारी आत्मा है। तो यहाँ पर योग रूपी जो विधा है उसका मुख्य उद्देश्य आपके इन 5 स्तर को स्वस्थ करना है जी। सामान्यतः आज के परिवेश में जब हम देखते हैं कि योग जो है वो लोग सिर्फ शरीर के स्तर पर सोच रहे होते हैं, पर सिर्फ शरीर के स्तर की बात नहीं है, ये मुख्य जरूरी हिस्सा है हमारे मन के लिए, मन और आत्मा से जुड़ा, आत्मा से भी जुड़ा। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं ना बॉडी माइंड एंड सोल, तो ये कनेक्टिविटी डेवलप करता है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो वो योग कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं तो अन्नमय कोश के लिए जो अभ्यास बताए गए हैं वो है सूक्ष्म व्यायाम, जो है षट कर्म क्रियाएं, जो आज कोविड-19 दौर में बहुत ही जरूरी हैं, कारगर हैं। इसके बाद आता है आसन, सूर्य नमस्कार, ये अन्नमय कोश पर असर करता है। दूसरे अभ्यास आते हैं प्राणायाम, इसका सीधा असर आपके प्राणमय कोश पर है। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनके अंदर जो फ्लो होने वाली ऊर्जा है, एनर्जी है, वो प्राणायाम से रेगुलेट होती है। तीसरा है मनोमय कोश, जिसको शुद्ध करने के लिए हमें
ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान क्या है? स्वयं से संवाद, स्वयं के ईश्वर से बातचीत। और उसके बाद ये तीनों स्तर जब स्वस्थ हो जाएंगे तो व्यक्ति का जो बुद्धि है वो सही गलत का निर्णय बड़ी आसानी से ले सकता है और फिर वो आनंद की अनुभूति करता है। एक्चुअली वास्तविकता में योग का मूल उद्देश्य आपके अंदर में वो खुशी देना है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। और इसलिए अंतिम जो लेयर है वो है आनंदमय कोश। और वो आनंदमय कोश का मतलब होता है जितने वृहत शांति आपके मस्तिष्क में है, जो बहुत आवश्यक है, जो बहुत आवश्यक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो 6 इंच का स्पेस जो आप देखते हैं एक कान से दूसरे कान के बीच में, ये बहुत बड़ा स्पेस है, आकाश है। और इस आकाश में हजारों लाखों विचार हैं, उसको कैसे हम शांत कर सकते हैं, ये योग का मूल उद्देश्य है। ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि विचार तो अब की प्रासंगिकता जो है, अब का समय जो है, उसमें विचारों की उथल पुथल तो प्रत्येक मनुष्य के मन मस्तिष्क में है। उसको शांत कर पाना बहुत कठिन है और उस प्रक्रिया तक अगर आप हमारे दर्शकों को पहुंचा दें तो बहुत बड़ी बात होगी और बहुत आपका हम थैंक यू करेंगे, शुक्रगुजार होंगे। तो बताएं कि कैसे, क्या हमारे कुछ साथी बैठे हुए हैं, उन्हें प्रैक्टिस करके बताएंगे कि कहाँ से शुरुआत करनी है। एग्जैक्टली। तो अब हम प्रैक्टिस देख लेते हैं जी। ये प्रैक्टिस जो हम बता रहे हैं ना जी, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स है जी। मतलब इतना बेसिक्स, अगर आपको कुछ भी नहीं आता योग के बारे में जी। और आप डाउटफुल हैं कि मुझे योग के मार्गदर्शन में कैसे मैं सीख पाऊंगा, तो ये जो बेसिक्स हम बता रहे हैं ये यहीं से योग की शुरुआत होती है। हम दर्शकों से भी अपने आग्रह करेंगे कि हमारे प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो जैसा कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि आपने कुछ नहीं सीखा है, कहीं से नहीं सीखा है, तो ये बेसिक्स हैं जो हमारे साथी अभी दिखा रहे हैं करके, तो इसे देखना चाहिए, गुरुजी की सारी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास योग्य मार्गदर्शक नहीं है तब भी ये सहज क्रियाएं हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। जी बताएं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हम बॉडी को तैयार कैसे करें योग के लिए। इसे हम सूक्ष्म व्यायाम के रूप में जानते हैं। जी। तो इसे हर व्यक्ति को करना है और रोज करना है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स जो हैं मशीन्स जो के रूपी हैं, तो इसलिए इनकी मोबिलिटी ज़रूरी है। जी। जैसे घर में अपन गाड़ियां हैं, उनको ना चलाएं तो क्या होगा, वो पड़े पड़े खराब हो जाएंगी, जाम हो जाएंगी। तो वैसे ही शरीर के अलग अलग जॉइंट्स हैं, हिस्से हैं, तो हमारी ये जो प्रैक्टिस है वो उसी पर फोकस करती है। ये सभी लोगों के लिए और सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि योग और एक्सरसाइज में अंतर ब्रीदिंग का है, तो जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसमें ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर्वप्रथम हम नेक मूवमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर गर्दन पीछे ले जाने से पहले हम इनहेल करेंगे, सांस लीजिए, गर्दन पीछे ले जाइए, ये नेक मूवमेंट है। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने लाइए और पेट को अंदर की तरफ संकुचित करिए। ये दोनों एक बैलेंस क्रिया है जहाँ पर एब्डोमेन का भी इस्तेमाल है। एक बार फिर से इसे दोहरा दीजिए प्लीज़। गर्दन फिर सांस लेकर पीछे जा रही है और सांस छोड़ते हुए फिर गर्दन सामने आ रही है और आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ संकुचित हो रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैम, ब्रीदिंग को कोऑर्डिनेट करना प्रैक्टिस में। अब गर्दन सीधी कर लीजिए। ये पहला मूवमेंट है, मैं रिपीटिशन कम करा रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपने बताया कि सांस लेते हुए गर्दन पीछे करना है, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर लेना और पेट संकुचित हो। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है गर्दन को दाएं और बाएं झुकाना। तो उसके लिए फिर से हम सेंटर में सांस लेंगे, इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड बेंड करिए और फिर से पेट संकुचित होना चाहिए। फिर इनहेल करिए, गर्दन को सेंटर में लेकर आइए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड उसे ले जाइए। एक बार और दोहरा दें ताकि दर्शकों को इस प्रैक्टिस को समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम कंधा नहीं ऊपर उठा रहे हैं, कान हमारा नीचे जा रहा है। फिर सांस लिया, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ये हुआ हमारा सेकंड मूवमेंट। थर्ड मूवमेंट जो बहुत एसेंशियल है, आजकल सर्वाइकल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं क्योंकि नेक का मोबिलिटी नहीं है, तो हम नेक मूवमेंट यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले गर्दन को सामने झुकाएंगे, यहाँ पर ये नेक रोटेशन है, तो सभी ठुड्डी को छाती से लगा दीजिए। अब यहाँ पर इनहेल करते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड से रोटेट करते हुए पीछे ले जाइए। तो यहाँ पर इनहेलेशन गर्दन पीछे जाते समय है और एक्सहेल करते हुए गर्दन को सामने ला रहे हैं और फिर पेट संकुचित हो रहा है। मतलब बहुत कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, आप देखेंगे। फिर से एक बार दोहराएंगे हम ताकि समझना आसान हो। सांस लेकर के हम गर्दन पीछे ले जा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए पेट संकुचित होता हुआ सामने आ रहा है। अब ये एक साइड से हो गया, अब इसे हम सेंटर से दूसरे साइड ले जाएंगे। सांस लेकर इस बार हम राइट साइड से गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम लेफ्ट से उसे नीचे लाएंगे। पेट को फिर से संकुचित करेंगे, ये कंप्लीट ब्रीदिंग को दर्शाता है जी। और एक रिपीटिशन और देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सहज होकर के, रिलैक्स होकर के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कड़ापन दर्द है। और योग, अब गर्दन सीधी कर लीजिए,
और योग क्या करता है, आपके कड़ेपन को दूर करता है, लचीला बनाता है, फिजिकल कड़ापन और मेंटल कड़ापन भी। कैसे हम रिजिडिटी रहती है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब नेक्स्ट मूवमेंट जो है बहुत एसेंशियल है, वो है शोल्डर रोटेशन। तो यहाँ पर हम अलग अलग मेथड्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड हम यहाँ पर आपके सामने ला रहे हैं। यहाँ पर फिंगर्स को अपने शोल्डर्स पर रख लीजिए और दोनों एल्बोज़ को सामने में मिला लीजिए। अभी हम सबसे पहले हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कोहनियों को ऊपर ले जाना है। तो सांस लीजिए, दोनों कोहनियों को ऊपर उठाइए। अब देखिए ये शोल्डर अपर शोल्डर ब्लेड्स को ओपन कर रहा है। सांस छोड़ते हुए पीछे एल्बो को बाहर ओपन करिए और नीचे लाइए, फिर से कोहनियों को मिलाइए। एक बार और दोहरा लीजिए ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो कि इस अभ्यास को कैसे किया जाता है। और सांस छोड़ते हुए देखिए समय ले रहे हैं। एक तो होता है बस हमने हाथ कंधे पर रख लिया और फटाफट घुमा लिया, तो वो तो एक्सरसाइज हो गई। अब इसका ऑपोजिट देख लेते हैं। हम सांस लेकर फिर पीछे की तरफ ऊपर उठा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए पेट का पूरा कोऑर्डिनेशन करते हुए पेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ी दिक्कत होती होगी कि पेट का कोऑर्डिनेशन आपने बोला, श्वास और पेट। जी बिल्कुल, ये अभ्यास से आएगा, अभ्यास से आएगा। करत करत अभ्यास के कहा जाता है ना, तो अभ्यास से आएगा, तो अभ्यास जरूरी है। जी बहुत जरूरी। तो ये दो मूवमेंट हो गया जो हमें पूरी बॉडी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नेक और शोल्डर्स के लिए। हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट पैरों के जॉइंट्स पर फोकस करते हैं। तो इसके लिए आप पैरों को सभी सीधा कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट है काफ मसल्स और एंकल्स की मोबिलिटी। तो नेक्स्ट में पोस्चर को बड़े सावधानी से ऑब्जर्व करें क्योंकि वैसा होना ज़रूरी है, और ब्रीदिंग का ध्यान रखें। तो बॉडी बिल्कुल सीधी है। अब सांस लेकर दोनों पैरों को सामने की तरफ प्रेस करिए और सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ लेकर आइए और एड़ियाँ ज़मीन से ऊपर उठने दीजिए। देखिए कंप्लीट काफ स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पर। फिर सांस लेकर दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच किया। यहाँ पर नी कॉन्ट्रैक्टेड है तो पूरी लेग मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं। एक्सेल फिर से। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। अगर आपके कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द है, तो ये आपको करना है। महिलाओं को अक्सर समस्या होती है कमर दर्द जी, तो ये बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस है। बहुत दिखता सिंपल है मैम, पर बहुत इफेक्टिव है ये। सेकेंड प्रैक्टिस है पैरों के लिए। एंकल जॉइंट के बाद आते हैं हम नी जॉइंट पर। तो नी फ्लेक्शन करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करना है आपको। तो यहाँ पर ब्रीदिंग कैसी होगी, पहले इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए दोनों घुटनों को मोड़कर अपनी तरफ लाएंगे। यहाँ पर बैक पीछे स्ट्रेट है। फिर हम इनहेल करेंगे दोनों पैरों को सीधा करते हुए और एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को फिर हम फोल्ड कर लेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि बैक स्टिफनेस रिलीज होगी और कमर में दर्द रहता है तो बॉडी ओपन में हेल्प करेगा। फिर इनहेल करके पैर सीधा। तो ये दूसरा बेसिक मूवमेंट है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। इसलिए मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन की इसलिए मैंने बात कही कि ये हर कोई कर सकता है, हर किसी के लिए बहुत सारी परेशानियों से निजात भी दिलाएगा जी। अब तीसरी प्रैक्टिस है हमारे थाई और हिप जॉइंट्स के लिए। तो पैरों के सोल्स को मिलाकर बटरफ्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर पैरों के सोल्स को मिलाएंगे और यहाँ पर क्या ज़रूरी है, आपकी पीठ जो है वो सीधी रहनी चाहिए। क्या होता है, मनुष्य रोज़ कुर्सी में बैठता है, डाइनिंग टेबल में बैठता है तो उसकी कमर पीछे भाग रही है, तो इसलिए वो बैठ नहीं पाता ज़मीन पर। तो ये पोस्चर उन्हें कमर के करेक्शन के लिए है, पेल्विक फ्लोर मसल्स के करेक्शन के लिए है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो थाई स्टिफनेस है वो रिलीज होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तरह आप देखेंगे कि ये मूवमेंट बड़ी इजीली कर रहे हैं, इसे तितली आसन कहते हैं। तो आप देखेंगे पैर तितली जैसे ही दिख रहा है। और यहाँ पर ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल डीप ब्रीदिंग है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक गहरी सांस लिया, इनहेल किया और फिर एक्सेल करते हुए पूरा पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया। मतलब एक्सेलेशन का जो प्रोसेस है वो एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन के साथ हो तो वो सुनिश्चित होता है कि पूरा कंप्लीट ब्रीदिंग हो। तो आप देख सकते हैं। अब आप धीरे से स्टॉप कर लें, दोनों पैरों को अंदर लाइए, घुटनों को मिलाइए आपस में और पैरों को सामने सीधा कर लीजिए। मैम ये तो बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस हुई। अब हम आते हैं लोगों की जो समस्या है कि स्पाइन पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग जो आसन बता रहे हैं उसका नाम है व्याघ्र आसन, टाइगर स्ट्रेच। आपने देखे टाइगर बहुत फुर्तीला होता है, बहुत फास्ट होता है, तो उसकी स्पाइन बहुत लचीली है। तो ये जो प्रैक्टिस है वो स्पाइन के करेक्शन के लिए। तो पहले एक एक करके पैरों को मोड़ लें और वज्रासन में आ जाए और वज्रासन में बैठ करके अब यहाँ से हम 4 लेग पोजीशन में आएंगे। तो दोनों हाथों को सामने मेजर करके रख लीजिए। अगर आपको मेजरमेंट नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक फोरआर्म मेजर किया, जहाँ पर उंगली ख़त्म हुई वहाँ से एक कलाई और अपने आगे रख ली।
अब इसका फ़ायदा ये है कि आपका बॉडी अलाइनमेंट में है, हिप और नी लाइन में है और शोल्डर और रिस्ट लाइन में है। बिल्कुल। अब हम व्याघ्रासन करने के लिए राइट लेग को सीधा कर लें और ऊपर उठा लें। यहाँ पर ऊपर में सांस लेना है, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती की तरफ लाना है और ठुड्डी को घुटने की तरफ। फिर सांस लेना है, फिर पैर को सीधा करना है, गर्दन ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए सामने लाना है। ये बैक, अगर आपको कोई भी स्पाइनल डिफॉर्मिटी है तो उसको करेक्शन ये कर सकते हैं। रिलीज कर लीजिए, रिलैक्स। तो उसी तरह से आप लेफ्ट से भी एक बार करके दिखा दीजिए। पैर समझने के लिए आसान, इनहेल ऊपर उठाए और एक्सहेल नीचे लेकर आए। देखिए यहाँ पर ब्रीदिंग, आप साउंड सुन रहे हैं ना, वो उज्जयी ब्रीदिंग है। ये इनहेल किया और एक्सहेल किया। अब क्या हुआ, आपने बैक पे वर्क कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे हेड की तरफ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आना चाहिए और जो हमारी काफ मसल्स है वो एक्टिवेट हो। तो ये अगला आसन योग में सबसे मूल आसन है, इसे करना जरूरी है और इसका नाम है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन तो श्वान पर आधारित है। श्वान की स्ट्रेचिंग को देखते हुए इसका नामकरण किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगा कि योग में जितने भी आसन हैं आप देखेंगे कि वो जानवरों पर, लिविंग चीज़ों पर बेस्ड है जी। इसमें एक बहुत मुझे लगता है मैसेज भी प्रकृति की ओर से आया है कि वो लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, उन्हें किसी तरह के हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रकृति के नज़दीक हैं और जो प्रकृति के नज़दीक हैं दूसरे जीव जंतु, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है जी। और भी कुछ बातें हैं बट हम एक बार प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो आइए करते हैं उसको। तो इसे अधोमुख श्वानासन के लिए दोनों हाथों को ज़मीन पे प्रेस करेंगे, फिंगर के एंड पॉइंट पे प्रेस करके धीरे धीरे टो को लॉक रखेंगे, घुटना ऊपर उठाएंगे और घुटना ऊपर उठाते हुए धीरे से अपनी एड़ी को पीछे ज़मीन की ओर लेके जाएंगे और घुटने को सीधा रखेंगे। यहाँ ठुड्डी छाती की तरफ जाएगी और जहाँ पर उंगलियाँ जो प्रॉपरली प्रेस हो रही हैं, आप देखिए पूरा एक माउंटेन शेप बन रहा है। इसे हम लोग पर्वत आसन भी कहते हैं और ये कंप्लीट स्ट्रेचिंग पोस्चर है और इसे करने से बॉडी का कोई भी कड़ापन क्यों ना हो वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है। अब हम यहीं से अगले प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। इसी पोस्चर से हम यहाँ से राइट लेग को सामने लाएंगे दोनों हाथों के बीच में और आप देखेंगे ये आसन जो लोग दिन भर बैठते हैं और खड़े रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन हम कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों हाथ को घुटने पर रख लेंगे, राइट नी पर, और बॉडी को थोड़ा सीधा कर लेंगे। और अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि जो हम हिप है उसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो हिप फ्लेक्सर जो टाइटनेस का कारण है, जब हम बैठते हैं तो पुट्ठे के उस हिस्से की मसल का स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो ये तुरंत आपकी बैक को रिलीज़ करता है। तो ये आपने किया। फिर इसके बाद आपको हर आसन में कुछ देर ब्रीदिंग करते हुए रहना है, धीरे धीरे सांस लेना है, सांस छोड़ना है। ये इस आसन या कोई भी प्रैक्टिस का मूल है। फिर हमने हाथों को वापस नीचे रखा और राइट लेग को फिर पीछे ले जाके वापस हम लोग 4 लेग पोजीशन में आ सकते हैं, जहाँ पर घुटने को हमने ड्रॉप किया था। ये इसलिए अगर एडवांस प्रैक्टिशनर हैं तो हम उनको सीधा डाउनवर्ड डॉग में ही ले जा सकते हैं। तो फिर से टो लॉक करिए और दूसरे साइड से भी एक बार दिखा दीजिए ताकि अगर दर्शकों को आसानी हो। घुटने को ऊपर उठाइए और धीरे से एड़ी पहले डाउनवर्ड डॉग में चले जाइए अधोमुख श्वानासन में और एड़ी को नीचे प्रेस करिए। अब धीरे से लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में लाइए और उसी तरह से दोनों हाथों को लेफ्ट नी पर रख लीजिए। तो आप देखिए पूरी तरह से ये ओपनिंग हो रही है प्रैक्टिस की और इससे बॉडी पूरी तरह से खुल जा रही है। अब यहाँ से हम सीधा उनको फिर हम स्टैंडिंग पोज में ले आते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे वो होगा। दोनों हाथ नीचे हम रखेंगे और इस बार हम राइट लेग को सामने लाएंगे लेफ्ट लेग के पास में और दोनों घुटनों को हल्का सा मोड़ के रखेंगे पहले। तो देखिए तुरंत बॉडी स्टिफनेस है तो तुरंत घुटना सीधा कर लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम धीरे से घुटने को इनको सीधा करवाएंगे सांस छोड़ते हुए। तो अब हमारी जो बैक का पोर्शन है वो पूरी तरह से ओपन हो गया। और अभी आप जो देख रहे हैं ये सब एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, ये लोग आसानी से कर पा रहे हैं। बाकी लोगों को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी इस शुरुआती दौर में। हाँ, बहुत पर फ्री होने में थोड़ा समय लगेगा, पर आ जाएगा, सब सीख पाएंगे। अब फिर यहाँ से धीरे से घुटनों को मोड़कर दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे। ठीक है, अभी स्पाइन को फर्दर ओपन करते हुए फिर ऊपर आएंगे और यहाँ से कमर से पीछे झुकेंगे और पीछे झुक करके हाथों को सीधा रखेंगे कान की लाइन में और सांस छोड़ते हुए हाथों को जोड़ लेंगे नमस्कार मुद्रा में। तो इतनी प्रैक्टिस होने के बाद अब उनका बॉडी खुल गया है।
तो यहाँ पर हमने जो उनको कराना था बेसिक प्रैक्टिसेस वो करा लिए। अब हम चाहते हैं कि जो दर्शकों को हम बता रहे हैं तो उसमें इतनी सूक्ष्म व्यायाम करने के साथ साथ वो एक सूर्य नमस्कार जरूर सीख लें। और तो आइए हम वो सूर्य नमस्कार भी साथ साथ उनको दिखा देते हैं, फ्लो और एक कंटिन्यूटी में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं सूर्य नमस्कार सही तरीके से कैसे किया जाता है। और ये अपने आप में संपूर्ण अभ्यास है। इसका मुख्य लाभ ये है कि शरीर की सारी मांसपेशियों को एक साथ प्रभावित करता है। और अगर कैलोरी वाइज भी बताना चाहूँ तो वो भी बता देता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति एक चक्र सूर्य नमस्कार का करता है तो एक चक्र में 27 कैलोरी बर्न होती है। वाह, क्या बात है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत एप्लीकेबल है, बहुत कारगर होगा जो अपना फैट घटाना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार। बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, बस आपको टेक्निक समझ में आना चाहिए। तो इस वक्त दोनों पैर पर प्रॉपर वेट आपने रखा हुआ है, हाथ छाती के सामने में है। अब सबसे पहले पहला आसन करेंगे हस्तोत्थान आसन। तो श्वास लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और ऊपर उठा के आप देखेंगे हाथ कान की लाइन में आया और फिर कमर से हल्का सा पीछे हम झुक जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हम कमर से हाथों को आगे खींचते हुए कमर को पहले पूरा एलोंगेट करेंगे और फिर दोनों हाथों को नीचे लाएंगे पैरों के पास। ये एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोग का बैक राउंड हो जाता है, तो यहाँ पर स्पाइन की पूरी करेक्शन होगा। देखिए कि आप ये सब एक्सपर्ट्स हैं तो बहुत आसानी से वो कर पा रहे हैं। जिनके पेट बड़े होंगे उनको शायद दिक्कत होगी, झुकने में दिक्कत होगी, पर प्रैक्टिस से उनका पेट कम भी हो सकता है। जैसा आपने कहा कि कैलोरी लॉस तो इसमें होता ही है, बर्न हो जाती कैलोरी, तो धीरे धीरे शायद वो कर पाएंगे। इसी तरह निराश नहीं होना है। अब यहाँ से राइट लेग पीछे ले जाइए इनहेल करते हुए, और यहाँ पर ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टो आपका स्ट्रांग रहेगा, यहाँ पर सांस लिया है। अब सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और इस आसन में द्विपाद प्रसारित आसन के रूप में जाना जाता है ये। और इसमें पूरा बॉडी का जो वेट है वो सेंटर में समाहित हो जाता है पेट के हिस्से में, तो हील पीछे रखना है आपको यहाँ पर। अब आता है अगला आसन शशांक आसन, जहाँ पर हम घुटने को ड्रॉप करेंगे सांस लेकर और सांस छोड़ते हुए अपनी हिप को पीछे एड़ी के पास ले जाएंगे, तो यहाँ लॉक रहेगा। फिर हम सांस लेंगे, बॉडी को आगे लाएंगे और अगला आसन है अष्टांग प्रणिपात आसन, जहाँ शरीर के 8 अंग जमीन से लगते हैं, ठुड्डी, छाती, हथेलियाँ, दोनों घुटने और पंजे, इसलिए इसका नाम भी है अष्टांग प्रणिपात आसन। अगला आसन है भुजंग आसन, जो स्पाइन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पर कोहनियाँ मुड़ी रहेंगी, पीछे टो लॉक रहेगा, सांस लेते हुए ठुड्डी को ऊपर उठाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा मैम, जो पीठ का मेजर हिस्सा है उसका कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथनिंग होती है, तो बैक पेन वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये। फिर टो को लॉक करके अधोमुख श्वानासन, जो मैंने अभी कुछ देर पहले डेमोन्स्ट्रेट हमने किया था, देखा था, तो ये आसन योग में बार बार आता है और ये मूल है। और फिर यहाँ से हम अपने राइट लेग को सामने लेकर आएंगे सांस लेकर के, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को सामने लाएंगे, पूरा कमर से सामने झुकेंगे, पेट को अंदर संकुचित करेंगे, घुटना सीधा रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, कमर से पीछे झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो ये है वह आधा चक्र मैम जी। तो एक बार दर्शकों को हम फिर से दिखा देते हैं ताकि जो पहले राउंड में नहीं समझ में आया हो तो वो दूसरे साइड से समझ में आ जाए। तो आइए हम लेफ्ट से देखते हैं और इतना एक चक्र उनको पूरा करना होता है। तो सांस लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, कमर से पीछे झुकिए, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए और अब सांस लेकर बायां पैर पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर पीछे ले जाइए और यहाँ पर द्विपाद प्रसारित आसन में आइए। श्वास लीजिए, घुटनों को जमीन पर रखिए और शशांक आसन में आइए। शशांक मतलब खरगोश, रैबिट पोज। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अष्टांग प्रणिपात आसन में आइए। ब्रीदिंग बहुत स्पेसिफिक है, फ्लो ऑफ ब्रेथ है, मेडिटेशन ही है एक तरह का ये। फिर श्वास लीजिए, तो देखिए क्रम में हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस लिया, छोड़ा, फिर सांस छोड़िए, एक्सहेल। और जैसे पिछले ये राउंड हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, तो वापस आते समय लेफ्ट का ही हम उपयोग करेंगे। तो लेफ्ट लेग सामने लाइए, इनहेल, ऊपर की तरफ देखिए और चेहरे पे हमेशा आप देखेंगे सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो स्माइल है वो योगा का सबसे बड़ा इफेक्ट है, आप कह सकते हैं।
राइट लेग सामने लेकर आ जाइए, पादहस्तासन। और अब श्वास लेकर ऊपर आ जाइए, हस्तोत्थान आसन। एंड नमस्कार आसन। जी, अब आप बैठ जाइए, कुछ देर विश्राम करें। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अभ्यास किया जाता है। अब मैं ये कहना चाह रही थी कि योग सभी के लिए बहुत अच्छा है, पर किन लोगों के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है, किन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, किन लोगों को योग किसी से पूछकर योग्य मार्गदर्शक की सलाह पर करना चाहिए या खतरा हो सकता है? जी ज़रूर। देखिए, वैसे तो योग जो हमने बताया वो सब लोग कर सकते हैं, बट योग में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि एक प्रशिक्षक के अंतर्गत ही आप सीखें जी। क्योंकि आप सही कर रहे हैं कि नहीं ये कोई नहीं जानता, वो एक प्रशिक्षक ही आपको बता सकता है। तो जो मुख्य चीज़ें हैं जिसमें हमको योग अवॉइड करना है, अगर आपको बहुत सीवियर बैक पेन है जी। तो आप अपने मन से योग ना करें, या फिर आपको सपोज अपेंडिसाइटिस है, पेट में दर्द रहता है, हाई ब्लड प्रेशर है, रिसेंट कोई हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसी सब परिस्थिति में आप पहले एक योग चिकित्सक से, योग शिक्षक से सलाह ले लें। या फिर जैसे सावधानी में ये भी कहा गया है कि महिलाओं को अपने मासिक के दिनों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। उस कितने दिनों तक? 3 दिनों तक इसके लिए कहा गया है। गर्भवती महिलाओं को योग जो है वो उनको नहीं करना चाहिए। अगर योग करते हैं तो वो मार्गदर्शन में होता है, और प्रेगनेंसी के लिए एक स्पेशल योग प्रैक्टिस होती है तो वो योग का मूल ही जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हम बताते हैं, बट वो बिना प्रशिक्षण में नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सर, मैं बहुत सारी बातें आपसे और जानना चाहूँगी, पर हम छोटा सा एक विराम लेंगे और उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। तो मित्रों, आपसे मुलाकात होगी इस छोटे से विराम के बाद। अरे साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योग पर हम आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक भारती हमारे साथ हैं, तो चर्चा फिर से शुरू की जाए। और सर, आप महिलाओं के बारे में बता रहे थे, प्रेगनेंसी के दौरान या पीरियड्स के दौरान योगा करना चाहिए या नहीं, और किस तरह से करना चाहिए? जी, महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जी। योग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए है जी। मतलब योग में इससे बड़ी समानता है कि इसे कोई भी कर सकता है जी। और मैं जो एक योग के माध्यम से जो हम एक बात और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि योग का मूल उद्देश्य सिर्फ शरीर पर कार्य नहीं करना है जी। कई बार आजकल लोगों के दिमाग में हो गया है कि ये एक वेट लॉस करने की पद्धति है, या कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या योगा से वेट लॉस होगा या योगा से वेट गेन होगा जी। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि योगा का मूल उद्देश्य जो है वो व्यक्ति को सामान्य लाना है, स्वस्थ करना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी वो सामान्य हो जाएगा, आपका वज़न कम है तो वो भी सामान्य हो जाएगा। साथ साथ जब आप योग करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा? देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य का मन जी। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी, और यहाँ तो आत्मा तक पहुँचने की बात है कि आत्मा शुद्ध होगी, स्वस्थ होगी जी। बिल्कुल सर, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, शुरुआत हर एक व्यक्ति को योग करना चाहिए, तो कब से शुरुआत करवाई जानी चाहिए अगर बच्चों की बात की जाए तो? जी मैम,
बच्चों की अगर हम बात करें तो सही उम्र जो योग में बताया गया है कि वो 7 वर्ष के उम्र के बाद बच्चे योग शुरू कर सकते हैं। जी। बच्चों को योग सिखाने का जो तरीका है वो खेल खेल के रूप में है। जी। तो बच्चों को हम जब योगा कराते हैं, उनकी क्लास सेशंस होती हैं, तो उसमें वो गेम्स एक्टिविटीज के रूप में होती हैं, कुछ माइंड गेम्स के रूप में होती हैं, बॉडी गेम्स के रूप में होती हैं। उसी खेल खेल में हम उनसे आसन भी करा लेते हैं, क्योंकि आसन बोल करके वो स्थिर नहीं हो पाएंगे। आप बच्चों का स्वभाव जानते हैं, चंचल होते हैं, तो उनको उन्हीं के परिवेश में जा करके उनको सिखाया जाता है। और फिर जैसे जैसे वो समझने लगते हैं, थोड़ी सी उम्र बढ़ने लगती है, तो वो चूंकि उससे जुड़ चुके हैं, अब उनको वो सारी चीज जो उन्होंने बचपन में की होती है वो उनको कोरिलेट कर पाते हैं। अच्छा, ये तो हम करते थे। जी बिल्कुल। तो इससे वो योग के प्रति और अच्छे से जुड़ पाते हैं, रुझान भी बढ़ता है। बुजुर्गों की बात करें तो जो बुजुर्ग करते रहे हैं योग या जो नहीं करते रहे हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं है, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं देखिए, उम्र के साथ शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बुढ़ापा हर किसी को आना है जी। तो हम स्वस्थ रहें और हम किसी पर निर्भर ना रहें जी। इसके लिए हम अपने जीवन के इस क्रम से योग को अपना लें, ताकि जब बुढ़ापा आए तो हमारे शरीर के सभी जॉइंट्स जो हैं, मसल्स हैं, वो देखिए कमज़ोर तो हो जाएंगे, बट अगर हम योग अभ्यास करते रहेंगे तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि मैं एक सज्जन को जानता था जो मेरे पास चिकित्सा के लिए आया करते थे, योग के लिए आया करते थे। तो उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी जब वो मेरे पास आया करते थे। तो उनको पैरालिसिस हुआ, लकवा की शिकायत हुई। तो उन्होंने अपने जीवन में एक प्रण किया कि यहाँ से मेरे को दोबारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो बहुत जल्दी हील हो गए और चलने फिरने लगे। नॉर्मली आप देखेंगे कि लकवा का पेशेंट अगर होता है बहुत समय लेता है, बेड पे रहता है। तो हमने जाना कि क्यों ऐसा हुआ, वो इतने जल्दी क्यों ठीक हुए। तो बताया, मैं रोज सुबह उठ करके योग का सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम रोज करता हूँ। तो इनफैक्ट स्ट्रेस के कारण से उनके जीवन में ये हुआ, बट वो विद इन 2 मंथ्स रिकवर हो गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कर रहे हैं तो इसका लाभ ये है कि बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति भी आपके जीवन में अगर आ जाती है तो भी आप उससे बाहर आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने अभी कही, स्ट्रेस फ्री होने की। तनाव का भी संबंध योगा से है। ज़्यादातर लोग तनावग्रस्त हैं, घर परिवार की चिंता, नौकरी चाकरी की चिंता, पैसे कमाने की चिंता। अभी का भी जो काल है, अभी जो परिस्थितियां हैं कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, एक तो हम बीमारी से लड़ रहे हैं, फिर आर्थिक कष्ट, आर्थिक संकट लोगों के सामने है। तो तनाव के लिए कौन सा आसन, कौन सा योग कारगर है जो तनाव से कुछ मुक्ति दिला सके? जी, कोविड-19 दौर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं सबके मन में उथल पुथल मची हुई है कि जीवन आगे कैसा होगा। हमारे इकोनॉमिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ऐसे में इस परिस्थिति को जूझने के लिए मैं सलाह दूंगा कि वो योग को अपनाएं। उसमें 2 चीज़ें वो जरूर कर सकते हैं। एक तो सूक्ष्म व्यायाम, तो वो हमने जो बताया। इसके अलावा क्रियाएं हैं, जैसे नेति क्रिया है, कुंजल क्रिया है। इससे क्या होगी कि उनके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कोविड-19 सीधा सीधा हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। तो लंग्स को स्ट्रांग करें हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन कैसे होगा? क्लीनिंग से होगा। दूसरा, हम प्राणायाम विधा को ऐड करें। तो आपने कहा कि हम ध्यान, हर किसी, मुझसे ना बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे ध्यान करना है, पर जब वो बैठते हैं तो वो कर नहीं पाते, नहीं हो पाता, बहुत विचारों की उथल-पुथल होती है। जी, तो ऐसे में हम सबसे इजीएस्ट वे में अगर ध्यान की बात करें तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो प्राणायाम करें। जी, वो ब्रीदिंग की पहली शुरुआत है, ध्यान की पहली शुरुआत है। तो अपन क्यों ना हम दर्शकों को 2 प्राणायाम भी दिखा दें, तो हमें बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए, दिखाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो ये सबसे पहला प्राणायाम है जिसे हम लोग कपालभाति कहते हैं, और ये कोविड-19 दौर के लिए बहुत ही एसेंशियल है। आप इसे नियमित करें और विश्वास मानिए आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, लंग्स आपके हील हो जाएंगे। कैसे करना है इसे? इसमें हम पहले गहरी सांस लेते हैं और एक लयबद्ध तरीके से नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकते हैं। आप देख सकते हैं वो किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक लय में सांस छोड़ रहे हैं और स्पीड धीरे धीरे वो बढ़ाते चले जाते हैं। अभी देखिए वो समझाने के हिसाब से धीरे धीरे कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाएं, अब एक बार आप नॉर्मल स्पीड में करके दिखा दीजिए जैसे हम करते हैं। तो देखिए एक नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन है और यहाँ पर फोर्सफुल एक्सलेशन है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होती है वो पूरी निकल जाती है। इम्बैलेंस क्या है? प्रॉपर ऑक्सीजन का ना पहुँचना, बंद कमरों में रहना, AC में रहना और शुद्ध हवा का ना मिलना, सूर्य से दूरी, यही सब तो बीमारी के कारण है। तो ऐसे में कपालभाति आपके लंग्स को स्वस्थ करता है।
तो आप जानना चाहेंगे कितना हम करना चाहिए इसे? जी जी बिल्कुल। एक बार में एक प्रारंभिक शुरुआत हमने की है तो 30 स्ट्रोक्स कर सकते हैं। एक संकुचन को एक स्ट्रोक हम कहते हैं, तो यहाँ पर 30 स्ट्रोक्स किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे क्षमता बढ़ाते बढ़ाते समय अवधि भी निर्धारित है क्या? जी कितनी जरूर देर में हो जाना चाहिए? 1 मिनट में आपको करना है। 1 मिनट में कितनी बार? 1 मिनट में 30 से स्टार्ट करके आप 120 स्ट्रोक तक मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। जी, वो आपकी स्पीड आपको बढ़ानी है, वो बाद आपके में। अभ्यास से बढ़ पाएगी। 1 मिनट में 30 स्ट्रोक्स तो होने ही होना ही चाहिए। चाहिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। जी तो ये एक क्लींजिंग मेथड हो गया। जी दूसरा मेडिटेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हम लोग कहते हैं, जी तो यहाँ पर हम सांसों का नियंत्रण करते हैं। और सांसों का नियंत्रण करने से क्या फायदा होता है, तो मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगा जी जो संस्कृत में बताया गया है। जी चले वाता चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत्। इसका मतलब है वायु की गति से आपकी मन की गति का संचालन होता है। जी तो अगर हम वायु की गति का संचालन कर लें, श्वास की गति का संचालन कर लें, तो हम मन की गति का संचालन कर क्या सकते हैं। बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसे करेंगे। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम हाथों को नासाग्र मुद्रा में रखते हैं, जहां आप देखेंगे तर्जनी और मध्यमा उंगली जो है मोड़ करके आप अंगूठे के मूल में रखते हैं, जी और आपकी अनामिका उंगली और कनिष्ठ उंगली खुली हुई है। जी अब यहाँ से आप राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं। ये संचालन है, जी। नियंत्रण है, जी इसलिए ये मुद्रा है, इसे नासाग्र मुद्रा कहते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट से हमें सांस लेना है, और लेफ्ट से सांस लेते हुए पूरी यहाँ पर ब्रीदिंग की रेशियो 1:4:2 है। मैं समझाता हूँ उसे कैसे करना है। अब सांस लेने के बाद दोनों नासिकाओं को बंद करना है और गर्दन को सामने झुकाकर ठुड्डी को छाती से लगाना है। इसे जालंधर बंद कहते हैं। जी। इसका अर्थ है सांस रोक के रखना। जी तो कितने देर? 4 काउंट तक। जी 4 3 2 1। अब गर्दन सीधा करना है। अब राइट नॉस्ट्रिल हम खोलेंगे और धीरे से बहुत ही स्लो एक्सलेशन होगा। जी। जो मैंने प्रोपोर्शन बताया है 1:4:2, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। जी फिर राइट से हम इनहेल करेंगे और राइट को बंद करके धीरे से लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। तो एक ही बार कुंभक लगा, आपने देखा यहाँ पर। जी और ये एक कंप्लीट राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जी। जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। जी आप हाथ रिलीज कर लीजिए। तो ये जो प्राणायाम है, इसको करने से आपके शरीर की 72,000 नाड़ियाँ क्लीन होती हैं। अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम, और इसका नाम भी है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत सुंदर। तो ये एक मूविंग मेडिटेशन है, जी मन को शांत करता है, और इससे क्या होता है, आपकी जो ब्रीदिंग स्पीड है वो स्लो होती चली जाती जी है। और ब्रीदिंग स्पीड के स्लो हो जाने से क्या होगा, उनका मन अपने आप शांत हो जी जाएगा। कहा भी क्या है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। तो मन को अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस हमारे साथी करके दिखा रहे हैं, और दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज, मुझे ऐसा लगता है। भोजन की बात करें तो योग करने वाले व्यक्ति को किस तरह का आहार लेना चाहिए? जी, योग के लिए कहा गया है कि एक श्लोक ही बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल, बिल्कुल। जो इस बात को पूरा करती है। एक भुक्तम योगी, जी 2 भुक्तम भोगी, और 3 भुक्तम रोगी। तो ये हमारे वेदों में बताया गया है कि योगी का भोजन जो है वो सात्विक होता है, और जितना वो कम भोजन ग्रहण करता है उतना ज़्यादा वो एनर्जेटिक रहता है। जी मतलब यहाँ पर शरीर को हल्का रखने की बात कही गई है, सात्विक भोजन करने की बात कही गई है, जी। और योग में आकाश तत्व की बात होती है। जी। आकाश मतलब फास्टिंग, इथर। तो ये कहते हैं कि आपका जो भोजन है उसमें जो सामान्य मनुष्य 2 बार खाए, तो वैसे ही अगर हम एक सामान्य मनुष्य जो योग करना चाहता है जी वो 2 बार भोजन करे। पर आज का मनुष्य भोजन दिन में 8-9 बार करता है, फ्रीक्वेंसी बहुत है। जी तो यहाँ लिमिटेशन है, 2 बार जी। खाइए। और भोजन में कंटेंट क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो उसमें ये कहा गया है कि आपका मिनिमम कंटेंट जो है एक सादा भोजन होना चाहिए, जी सात्विक, जिसमें आपको भोजन करने के बाद एक्टिव लगना चाहिए। जी अब मैं भोजन का नाम बताऊंगा तो वो तो लगेगा एक लंबा हो कॉमन सी बात है। जी वैसे भारतीय भोजन आमतौर पे सादा ही रहता है, जिसमें चावल दाल रोटी, जी, जी, हरी जी। सब्जियां, सलाद और दालें अच्छी, ये चीज़ें, और दूध का शामिल होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सामान्य आहार है जो सब ले सकते हैं। जो बहुत असाध्य रोगी हैं, बहुत गंभीर किस्म की जिन लोगों को बीमारियां हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनके लिए सलाह देना चाहूँगा कि वो योग के साथ साथ अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। जी दोनों सिक्के के 2 पहलू के समान हैं। जी जहाँ पर योग की लिमिटेशन आती है, क्योंकि मान लीजिए अब वो योग करने की स्थिति में ही नहीं है, तो ऐसे में उसको उपचार के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना है। जी इसलिए
इसी कड़ी में 2 वर्ष पहले 18 नवंबर को भारत सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की भी घोषणा की है, जो पूरे भारत स्तर पे मनाया जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने से व्यक्ति के अंदर के सारे रोग जो हैं वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो जीवन शैली है, और रोगों को ठीक करके फिर वो अपने जीवन में योग अपना ले, स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो योग से जुड़ें और किस तरह की जीवन शैली अपनाएं जिससे कि वो स्वस्थ रहें और जो कम स्वस्थ हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं? जी मैं सभी दर्शकों को अपनी ओर से संदेश देना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, कि आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, तो उन कार्यों के साथ साथ आप योग रूपी आदत को अपना लें। अब योग रूपी आदत को अपनाने से आपको क्या लाभ होगा? ये एक पॉजिटिव एडिक्शन है, पॉजिटिव आदत है, जिससे आपकी सारी नेगेटिव एडिक्शंस छूट सकती हैं। चाहे आपको किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है जीवन में, तो नशे का मुझे परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं है। तो योग रूपी नशे को जीवन में अपनाइए और स्वयं को स्वस्थ रखिए, और साथ साथ आप समाज में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जो है फैला सकते हैं। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। अपनाइए योग को और स्वस्थ रहिए। बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों के लिए सर आपने कही। आज बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी, अपने साथियों के माध्यम से दी। आप सभी हमारे स्टूडियो आए, दर्शकों का इतना मार्गदर्शन किया आपने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है आप फिर आएंगे हमारे दर्शकों के मार्गदर्शन के लिए। तो सर आपका भी बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, पर फिलहाल संदेश यह है कि योग को हम सभी को अपने जीवन में अपनाना है। नमस्कार।